कल जब वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ था तो इंडी गठबंधन से लेकर ओवैसी तक सब में ये रेस लग गई कि वक्फ बिल कौन कितना इसका विरोध करता हुआ दिखाई देता है। पूरा माहौल ये बना दिया गया कि जैसे ये बिल लाकर मोदी सरकार ने बहुत गलत किया है। इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि बिल संविधान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, समाज को बांटने की कोशिश है, सोची समझी राजनीति है, फेडरल सिस्टम पर हमला है, बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन यह सारा नैरेटिव कैसे फेक साबित हो गया, फेल हो गया, वो आप इस बात से समझिए कि बिल को पहले तो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और फिर जेपीसी का गठन भी कर दिया गया, जिसमें विपक्ष के भी बहुत सारे उन सांसदों को शामिल किया गया जो बिल का विरोध कर रहे थे। यानी एक तरफ तो ये लोग कह रहे थे कि वक्फ बिल पर सरकार ने किसी से बात ही नहीं की, वक्फ बिल तो मनमाने तरीके से राजनीति के लिए लाया गया, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अगर सरकार की मंशा कुछ और होती तो बिल को लोकसभा में फौरन पास भी करा लेती, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार के पास पूरे नंबर हैं ना, इतने नंबर हैं कि जिससे यह बिल आसानी से पास कराया जा सके। इसलिए यह सिर्फ विपक्ष का एजेंडा लगता है कि जिसमें वो बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस बिल को जेपीसी में भेजा गया और जेपीसी का गठन भी कर दिया गया। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को जगह दी गई है। लोकसभा से बीजेपी के 8 सांसद जेपीसी में हैं, तो कांग्रेस के भी 3 सांसद हैं। और जेपीसी में लोकसभा से 4 मुस्लिम सांसदों को भी जगह दी गई है, और उसमें भी कौन कौन है वो भी देख लीजिए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जिन्होंने संसद में इसका विरोध किया था, और मोहम्मद जावेद, समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोइबुल्ला नदवी। राज्यसभा से भी 4 मुस्लिम सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है। इसमें बीजेपी से गुलाम अली, कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, टीएमसी से नदीमुल हक और डीएमके के एम मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं। तो खुद ही देख लीजिए आपकी वक्फ बिल पर चर्चा करने के लिए जेपीसी में मुस्लिम सांसद भी हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों के मुस्लिम सांसद। सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों के भी सांसद हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार इस मुद्दे पर हर किसी की बात सुनना चाहती है, हर किसी का सुझाव लेना चाहती है। लेकिन इसमें भी उल्टा माहौल यह कहकर बनाया जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ गई, इसीलिए जेपीसी में वक्फ बिल को भेजा गया। ये भी बातें की जा रही हैं कि 10 साल में पहली बार किसी बिल को पारित ना कराकर जेपीसी में भेजा जा रहा है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 10 साल में ऐसे कई बिल आए जो पहले कमेटी के पास गए और फिर पारित हुए। 2015 के बाद वक्फ संशोधन बिल 11वां ऐसा बिल है जिसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है। ये पहला बिल नहीं है। इससे पहले 3 क्रिमिनल लॉ बिल भी जेपीसी के पास भेजे गए थे। इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 भी रिव्यू के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 पर चर्चा के लिए भी जेपीसी का गठन किया गया था। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार में 10 और बिल भी चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजे जा चुके हैं। इंडी गठबंधन भले ही वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के गठन को अपनी जीत बताकर खुश हो रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह दांव भी एक तीर से 2 निशाने साधने वाला है। एक तो विपक्ष को यह शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि बिल पर उनकी राय नहीं ली गई, जबकि दूसरे, जब विंटर सेशन में मोदी सरकार एक बार फिर से वक्फ संशोधन बिल को पेश करेगी तो लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी बिल पास कराना आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसकी गणित भी आपको बताता हूं। असल में राज्यसभा का मौजूदा गणित बीजेपी और एनडीए के पक्ष में नहीं है। अभी राज्यसभा में 225 सांसद हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बैठता है 114 का, जबकि एनडीए के खेमे में इस वक्त राज्यसभा में 102 ही सदस्य हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है और 12 सीटों पर चुनाव के बाद राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 237 और बहुमत का आंकड़ा इस हिसाब से हो जाएगा 119। जबकि 7 सीटों पर बीजेपी की जीत होने पर एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी। बीजेपी को 6 नॉमिनेटेड सदस्यों और 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है और ऐसे में उनके समर्थन वाले सांसदों की संख्या 117 पहुंचेगी, यानी बहुमत से 2 सांसद कम। लेकिन
राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं और इसके अलावा 4 नॉमिनेटेड सदस्यों की भी सीट खाली है। सरकार 4 सदस्य नॉमिनेट करती है तो सदन की स्ट्रेंथ बढ़कर 241 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा कितना हो जाएगा? 121। ऐसे में चारों नॉमिनेटेड सदस्य एनडीए के होंगे, इसीलिए उनके खेमे में सदस्यों की संख्या 117 से बढ़कर 121 हो जाएगी। यानी उम्मीद है कि विंटर सेशन की शुरुआत होने तक एनडीए को राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाएगा। इंडी गठबंधन कुछ भी कहता रहे, वोट बैंक की राजनीति के लिए भले ही विरोध करता रहे, लेकिन सच ये है कि सरकार एक बड़ा सुधार करने जा रही है और सबसे लगातार बातचीत भी कर रही है। कल बिल को जेपीसी भेजा गया, आज मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के फाउंडर चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती समेत 10 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल ने किरण रिजिजू से मुलाकात की। इन सभी लोगों ने वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए की गई पहल के लिए मोदी सरकार का आभार जताया और कहा कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने से वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगेगी और असल जरूरतमंदों को वक्फ की संपत्तियों से होने वाली कमाई का फायदा मिलेगा। सुनिए किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा। हम इसका स्वागत ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ सेक्शन लाए गए हैं वो जितनी तारीफ की जाए कम है। इससे पारदर्शिता आएगी, जो मिसयूज ऑफ द फंड हो रहा था उस पर रोक लगेगी और जो एक हठधर्मिता वक्फ बोर्ड ने लगा रखी थी उस पर रोक लगेगी। जो कंपनसेशन ऑफ दी वक्फ कमेटियां हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उसके प्रोविजन को हम अप्रिशिएट करते हैं। वो फलाल औलाद में बेटियों को राइट दिया गया उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ओवर इन ऑल जो हम चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही तरीके डेवलपमेंट हो, क्योंकि वक्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में इसलिए करता है इंसान कि उसकी आमदनी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए हो, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, जो वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा था। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वक्फ बिल आम मुसलमानों के हित में है और इस पर विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति के लिए लोगों को बहका रहा है। सच तो यह भी है कि जब भी सरकार कोई बड़ा सुधार करती है तो इंडी गठबंधन अड़ंगा लगाने के लिए जरूर पहुंचता है। वक्फ बिल भी ऐसा ही एक सुधार है जो सुधार करना बहुत आवश्यक था और इसकी मांग भी बहुत दिनों से हो रही थी। अब यह समझना भी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को वक्फ संशोधन बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। असल में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड देश में जमीनों का तीसरा बड़ा मालिक है। वक्फ बोर्ड के पास देश में करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। नए कानून में वक्फ बोर्ड को अपनी सारी जमीनों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल अलग अलग राज्यों में वक्फ की जमीन को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। देश भर में वक्फ की कुल 3,56,047 संपत्तियां हैं, जिनमें 19,207 को लेकर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जबकि 12,792 को लेकर वक्फ बोर्ड में केस चल रहे हैं। यूपी में वक्फ बोर्ड की 1,26,335 संपत्तियां हैं, जिनमें 1162 डिस्प्यूटेड हैं, विवादित हैं। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 33,147 में से 4,232 संपत्तियों पर विवाद है। तेलंगाना में 32,158 संपत्तियों में से 3,611 विवादित हैं और इसी तरह पंजाब में वक्फ बोर्ड की 25,403 संपत्तियों में से 2,354 पर विवाद चल रहा है और मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 15,000 संपत्तियों में से 1,062 विवादित हैं। तो इतने सारे डिस्प्यूट जहां हैं, जाहिर है वहां समाधान की तरफ कदम उठने चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पर बहुत सारे विवाद होते रहे हैं। वक्फ बिल का एक मकसद इन विवादों को समाधान की तरफ ले जाने का है ताकि विवादों का जल्दी निपटारा हो और इसके अलावा वक्फ बोर्ड के संचालन में चुनिंदा लोग ही अभी तक प्रभावशाली होते रहे हैं। इसमें भी सुधार करके वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट बदलने की बात इसमें है, जिसके लिए नए कानून में कई रिफॉर्म्स को शामिल किया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 में पुराने कानून के आर्टिकल 40 को आर्टिकल 40 को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो जिस जमीन को अपना घोषित कर दे उस पर उठे सवाल पर फैसला केवल वक्फ ही कर सकता है। नए कानून में वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से करवाना जरूरी होगा और इसके साथ ही डीएम इन संपत्तियों के मैनेजमेंट और इनसे होने वाली कमाई पर नजर रख सकेंगे। राज्य वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करना होगा। शिया और सुन्नी मुसलमान समुदाय के
पिछड़े लोगों को भी वक्फ बोर्ड में जगह देनी होगी। तो एक तरफ वक्फ बिल का विरोध करके इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है और दूसरी तरफ अब इंडी गठबंधन के नए टारगेट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ गए हैं। राज्यसभा में जब इंडी गठबंधन का एजेंडा नहीं चल पा रहा तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ इंडी गठबंधन की आंखों को चुभने लगे हैं। हालत यह है कि राज्यसभा चेयरमैन का विरोध इस बात पर होने लगा कि उनके बोलने का लहजा सही नहीं। विपक्ष के नेताओं ने जगदीप धनखड़ पर एक साथ हमला बोल दिया। पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद तो हद ही हो गई। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने तो एक ऐसी बात कह दी कि हंगामा ही शुरू हो गया। और यह पहली बार नहीं था जब जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में बहस हुई हो, लेकिन इस बार जया बच्चन ने कह दिया कि उन्हें उनके बात करने का तरीका पसंद नहीं। और इसके बाद जगदीप धनखड़ को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में जया बच्चन को नसीहत दे दी कि चेयर के साथ बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है। बाद में मामला इतना गर्मा गया कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया तो बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए विपक्ष की कौन सी मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा शुरू हुआ वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कैसे जया बच्चन और जगदीप धनखड़ भिड़ गए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sheet given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब आज बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी के एक पुराने बयान को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि घनश्याम तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि उन्होंने मामले को खुद देखने की बात कही थी और ऐसे में जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवारी से बात हो गई। घनश्याम तिवारी ने जो कुछ कहा है वो संस्कृत भाषा में था और वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ कर रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि घनश्याम तिवारी की टोन सही नहीं थी, उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने खड़गे की प्रशंसा की थी और प्रशंसा के लिए कोई माफी क्यों मांगेगा। सदन में इसी बात को लेकर बहस चल रही थी। विपक्ष के नेता एक एक करके बोल रहे थे। सभी का विरोध घनश्याम तिवारी की टोन को लेकर था, लेकिन जब जया बच्चन ने बोलना शुरू किया तो एक बार फिर उनके निशाने पर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ आ गए। लेकिन जया बच्चन को जब जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। पूरे मामले पर जया बच्चन ने क्या कहा वो भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के वॉकआउट पर कैसे क्लास लगाई। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party
Khadge as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. और ये पहली बार नहीं है जब जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर आए हों। विपक्ष के नेता कभी उनकी मिमिक्री करते हैं, कभी खुलेआम मजाक बनाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर उनको ट्रोल किया जाता है। हर बार जगदीप धनखड़ ने अपनी बात को बड़े सलीके से कहा है। विरोध की सियासत में भी अपने पद की गरिमा को बनाए रखा है। वैसे भी राज्यसभा के सभापति का पद संवैधानिक पद है। सत्ता पक्षी नहीं, विपक्ष को भी उसका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे में सरकार ने विपक्ष के इस रवैये पर सदन में क्या किया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए सदन के बाहर आने के बाद जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ पर क्या आरोप लगाए। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. सेलिब्रिटी, हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. हालांकि ये सच है कि जया बच्चन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो मशहूर एक्ट्रेस हैं और 5वीं बार सांसद हैं। इससे पहले जया बच्चन तब नाराज हो गई थी जब उन्हें जया बच्चन की जगह जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाया गया था, लेकिन राज्यसभा के दस्तावेजों में उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन के तौर पर ही दर्ज है। भले ही जया बच्चन आज इस मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज हो चुकी हों, लेकिन इससे पहले बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में हंसी ठहाके भी लग चुके हैं और ये बात लाइटर नोट में डिस्कस भी हो चुकी है। देखिए, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। To श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं।
और आज जो इंडी गठबंधन जया बच्चन का राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज नाम लेने पर सभापति जगदीप धनखड़ के पीछे हाथ धोकर पड़ा नजर आ रहा है, इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाकर आर पार के मूड में दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं को महिला के लिए अच्छे टोन का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब राहुल गांधी ने जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए गलत टोन में बात कही थी। देखिए राहुल ने क्या कहा था, और जब टाइम्स नाउ नव भारत ने राहुल के टोन पर अखिलेश यादव से सवाल किया था तो उनका रिस्पांस क्या था वो भी देखिए। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह चुके हैं कि कब आंख बंद करनी है, कब मुंह बंद करना है, कब कान बंद करने हैं। तो आपने ऐश्वर्या राय पर आंख बंद तो करी है कि खराब मुंह बंद बोलेगा किया तो मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कान बंद करूंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा। लेकिन समय आएगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस तरह का किसी भी महिला के बारे में विचार नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाई तो अब विपक्ष भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। पक्षपात के आरोपों के बीच विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकता है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, रूल बुक के मुताबिक जो भी होगा हम करेंगे। विपक्ष अब भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि जगदीप धनखड़ ने पक्षपात किया और उनके नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। एक बार फिर से सुनिए। घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं। राज्यसभा में हुए जबरदस्त टकराव के बीच आज लोकसभा की एक तस्वीर बहुत चर्चा में रही। आज संसद सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद संसद में ही अनौपचारिक चाय पार्टी हुई, जिसमें एनडीए के साथ विपक्ष के भी कई नेता शामिल हुए। इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई। 2 फीट की दूरी पर बैठे दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। चाय पार्टी में पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, डीएमके सांसद कनिमोई और चिराग पासवान भी शामिल हुए।